Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और क्रिकेट वीकली का एक और एपिसोड आपके पेशे खिदमत है। यहाँ बात होती है क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट की। ये उन लोग के लिए है जो पहली बार इस शो को कहीं ना कहीं ट्यून इन करके सुन रहे हैं। शो पर आज क्या बात होगी? शो पर बात होगी एशेस की, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल खबरों की, इंटरनेशनल या यूं कहें डोमेस्टिक खबरों की, एंड इसके अलावा एक्स्ट्रा भी हम कुछ बात करना चाहेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले एशेस की करते हैं। आप कहेंगे यार तुम अभी भी एशेस पे पड़े हुए हो। तो देखिए, एशेस खत्म हो चुकी है, आई नो वेरी वेल एशेस खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ फैक्ट्स मेरे पास दौड़ते हुए आए तो मैंने कहा उनको आपके साथ शेयर करना चाहिए और उसके बाद हम फाइनली एशेस को विराम लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूँगा स्टुअर्ट ब्रॉड। मैंने लास्ट एपिसोड का एक सेक्शन स्टुअर्ट ब्रॉड को डेडिकेटेड किया था एंड मैंने फिर उसके बाद भी उस मैच को जरा देखा समझा तो पता लगा क्या फेरी टेल स्टोरी लिखवा के आए थे स्टुअर्ट ब्रॉड कि मतलब पहले 6 छक्के युवराज सिंह से खाए, उसके बाद अपनी जो पहली बार जो टीम को जिताया, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, एंडरसन के साथ उन्होंने जो है वो जीत दिलाई थी और जाते जाते भी एंडरसन के साथ ही गए। लेकिन स्क्रिप्ट ये थी कि उन्होंने अपने अंतिम गेंद पर छक्का मारा और अंतिम गेंद पर विकेट भी लिया और उससे भी कमाल की बात वो टोटका करके चले गए यार। और बाकी बॉलर्स को ये बोल गए कि भैया जब भी तुमको विकेट ना मिले तुम एक काम करना, बेल को फ्लिप कर देना, यानी कि बेल को पलट देना और तुम्हें विकेट मिल जाएगा। 2 बार उन्होंने किया और 2 बार ऐसा हो गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो बेल वाली कहानी है, यानी कि जो स्टंप्स के ऊपर बेल लगी होती है, उसको अब और कौन कौन ये टोटका इस्तेमाल करता है। मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा यहाँ पे और ना ही कोई आपको आइडिया देने वाला हूँ, बस ये इतना ही था। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स पर। तो सबसे पहला फैक्ट तो मैंने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी दूसरी इनिंग खेली आखिरी टेस्ट मैच में, वो बहुत ही स्लो थी, बहुत ज़्यादा ही स्लो थी। इतनी स्लो थी कि पूछिए मत। दूसरी नहीं थी, सॉरी, पहली वाली इनिंग थी शायद। मैं थोड़ा सा पहली ही थी, दूसरी नहीं थी, क्योंकि दूसरी में तो उनको टारगेट चेस करना था। पहली वाली इनिंग थी तो वहाँ उन्होंने दिक्कत की। अब अगर आप उनके थोड़े स्टैट्स को देखेंगे तो जो पहले 19 ओवर थे उसमें से 12 तो वही थे, डॉट्स थे, मतलब मेडन ओवर्स थे। टोटल सीरीज के अंदर जो मेडन ओवर्स फेंके गए वो 157 के आसपास थे। ये मैं आपको पहली इनिंग के पहले बता रहा हूँ, इसमें दूसरी इनिंग्स इंक्लूड नहीं है दोनों ही टीमों की, क्योंकि इसका फैक्ट भी कहीं अवेलेबल नहीं है। मैं फिर भी डिग करने की कोशिश करूँगा क्योंकि आई लव डाटा, मुझे वो डाटा बड़ा पसंद आता है और वो नंबर्स देखकर बड़ा अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी वो नंबर, वो डाटा देखकर बहुत अच्छा लगता होगा। इसके अलावा 34 ओवर पूरी सीरीज में मेडन फेंके हैं ऑस्ट्रेलिया ने। सोचिए सिर्फ 34 ओवर्स। अब इसमें 2 बातें हैं।
या तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मेडन नहीं करवा पाया, या यूं कह सकते हैं कि वो शांत नहीं रख पाया इंग्लैंड को, या इंग्लैंड का जो बेसबॉल का जो इफेक्ट था वो यहाँ पर नजर आया। अगर इससे पहले की मैं बात करूं तो 56 जो है वो सबसे कम ओवर इंग्लैंड ने जो है मेडन ओवर खेले थे इससे पहले। इसके अलावा अगर बात की जाए स्लो रन की, तो मतलब जो 100 रन होते हैं, सबसे स्लो जो 100 रन होते हैं, वो अगर एशेज सीरीज की मैं बात करूं तो वो इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने अभी किया 48 ओवर में कुछ 100 रन उन्होंने बनाए थे, तो वो जो बनाए थे वो लास्ट 1980 के आसपास बनाए थे। और जो नॉन एशेज सीरीज होती यानी कि इंग्लैंड में इससे पहले वो 1990-91 के आसपास हुआ था। अगर आप लेबुशेन को देखेंगे, क्योंकि लेबुशेन ने 92 कुछ गेंदें खेली और 9 रन बनाए, 82 गेंदें थी 9 रन, कितना स्लो। और इससे पहले अगर किसी ने स्लो खेला था तो वो 1882 में सबसे पहली एशेज में खेला था। मतलब कितना लंबा सफर जो है हमने तय यहाँ पर किया है। अब अगर आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, ये फैक्ट ये है कि पिछली लास्ट 20 एशेज मैचेस को अगर आप निकाल के देखेंगे तो सिर्फ 6 बार ऐसा हुआ है कि जो पहली इनिंग का जो अंतर है दोनों टीमों के बीच में वो 30 या उससे कम रन का रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर रहता है पहली और दूसरी इनिंग्स के, पहली इनिंग्स दोनों की जो है उसके बीच में रनों के अंतर की बात जहाँ तक हम करते हैं। थोड़े से आंकड़े आपको अब स्टुअर्ट ब्रॉड के और बता देता हूँ। वो ये है कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने 153 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिए हैं। उनसे ऊपर मेरे ख्याल से शेन वॉर्न है, शायद, मेरे को नहीं, मैं कह नहीं सकता। मुझे जहाँ तक यही है कि स्टुअर्ट ब्रॉड ही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज में लिए, 153। इसके अलावा 8 उन्होंने फाइफर लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अपने पूरे करियर में उन्होंने 6 से ज़्यादा बार जो विकेट लिए वो 12 बार लिए हैं। कमाल है भाई, 6 या 6 से ज़्यादा विकेट 12 बार, ये एक कमाल का रिकॉर्ड है। अब लौट कर आ जाते हैं थोड़ा सा लेबुशेन के ऊपर, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखेंगे, अभी इस पर में हम डिटेल में बात करेंगे, अगर मेरी नज़र पड़ी तो ये है कि लेबुशेन को जो वर्ल्ड कप की जो संभावित 18 की टीम है उससे बाहर रखा गया है। तो यानी कि लेबुशेन आपको वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे। अब इसका क्या कारण है, ये तो रिसर्च करने वाली बात है कि क्यों ऐसा किया गया है। इनफैक्ट डेविड वार्नर हैं उस टीम का हिस्सा, और अगर आप साउथ अफ्रीका में जो सीरीज़ होने वाली है T20 सीरीज़ खेलेगी, वहाँ ODI सीरीज़ भी शायद खेलेगी, टेस्ट नहीं है वहाँ पे, तो उसमें भी 2-3 नए खिलाड़ी जेसन ने एक कोई संघा को लेके गए हैं और एक और खिलाड़ी वो लेकर जो है ऑस्ट्रेलिया वाले गए हैं। लगभग मेरे ख्याल से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं। वो देख, और उनका नाम वर्ल्ड कप में भी है शायद कि नहीं, मैं अभी इसको भी कंफर्म करूंगा, लेकिन कुछ नए नाम लेकर जो है टीम जा रही है। इवन अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो है मिचेल मार्श ने कप्तानी की थी, अब उनको मौका मिला है और साउथ अफ्रीका सीरीज में कप्तानी करने का। वनडे टीम की कप्तानी पैट कमिंस के हाथ में जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द घूम रही हैं। अब थोड़ा सा फैक्ट्स मैं आपको क्रिस वोक्स का बता देता हूँ। क्रिस वोक्स, मार्क वुड नहीं है, क्रिस वोक्स, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है एवरेज उनका जो इस एशेज सीरीज में रहा वो रहा 18-19 के आसपास, 19 के आसपास था, और 19 विकेट 18 के आसपास था और 19 विकेट इन्होंने चटकाए, 6-6-7, यानी कि 6-6, 12-12, 7-8, 19 विकेट इन्होंने जो है वो चटकाए। तो ये कमाल था। इससे पहले एक रिचर्ड एलिसन करके थे, मैं सेकंड नेम उनका भूल रहा हूँ मगर फर्स्ट नेम मुझे एग्जैक्टली याद है, रिचर्ड थे, जिन्होंने इससे पहले 20 से कम एवरेज में जो है इतने विकेट के आसपास कारनामा या इनसे जो एवरेज है वो रहा था, और वो था 1985 के आसपास। आपको मैं बता दूं 1985 की बात हर बार बहुत बार हुई है इस शो पर, तो मुझे लगता है आप एक बार एशेज का 1985 को देखना चाहिए। मुझे ख्याल से सबसे मेमोरेबल या सबसे फैक्टफुल, सबसे एक्साइटिंग एशेज आपको शायद लगे। वैसे तो 2005 को भी कहते हैं एक्साइटमेंट एशेज, और इंग्लैंड के प्रोस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं फिर भी आप उसको चेक करिए। अब कहानी आती है
कि 6 विकेट, 6 विकेट और 7 विकेट, यानी कि 6 से ज़्यादा विकेट, और वो भी 3 लगातार मैचेस में। इससे पहले जो किसी ने किया था वो 2 बार हुआ है। जी हाँ जी, सिर्फ 2 ही बॉलर्स वो कारनामा कर पाए हैं। एक 1953 में हुआ था और जिम लेकर ने उससे बात किया था 1956 के आसपास। तो यानी काफ़ी लंबा वक्त लग गया 6-6-7 यानी कि 6 से ज़्यादा विकेट लेने के लिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये फैक्ट है कि अगर पूरे इंटायर एशेस को आप देखेंगे तो अब तक 343 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 बार ऐसा हुआ है कि टीम जो जीती है वो 50 या कम रनों से या फिर 3 या उससे कम विकेट से जीती है। तो ये एक मुझे बहुत कमाल का फैक्ट नज़र आया। इसके अलावा एक फैक्ट और है, और वो फैक्ट ये है कि अगर आप मिचेल स्टार्क, मुझे जहाँ तक मिचेल स्टार्क ही लग रहे हैं या कमिंस हैं, क्योंकि हेजलवुड का नाम नहीं है, मैं कमिंस कहूँगा, स्टार्क में नहीं कहूँगा, उनकी जो इकॉनमी रही है, अगर पिछले 95 मैचेस में एक बार रही थी लीड्स टेस्ट के बाद से, उनकी जो इकॉनमी वो 4.5 के आसपास है और वो कंसिस्टेंसी 4.5 है। तो काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है उनकी। तो ये कुछ नंबर्स थे, ये कुछ फैक्ट्स थे जो मुझे आपको बताने थे, और आई होप आपको ये नंबर्स, ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। आप आगे अपने शॉर्ट्स वीडियोस में बना के डाल सकते हैं अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, वो भी क्रिकेट के कंटेंट क्रिएटर हैं तो। अब इसके अलावा क्या कुछ हुआ है, तो भैया 9 मैचेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वजह से कहें या इंडिया पाकिस्तान समेत जो हैं वो रीशेड्यूल्ड किए गए हैं वर्ल्ड कप में। सोचिए कितनी मेहनत से कोई वर्ल्ड कप का शेड्यूल तैयार करता है और उसके बाद आप ऐसी बातें बोल देते हैं कि पूरा शेड्यूल बदलना पड़ जाता है। टाइमिंग से लेकर, ब्रॉडकास्टर से लेकर के, एडवर्टाइजमेंट जिसने बुक किया होगा उससे लेकर सब में दिक्कत होती है। चलिए खैर, इट्स ओके, फाइन, हो जाता है। इसके अलावा एक ये है कि अब जो है, मैं अभी पॉडकास्ट सुन रहा था। अच्छा, एक फैक्ट और छोटा सा मेरे को आपको देना था। जोफ्रा आर्चर काफ़ी लंबे समय से नहीं है और रेड बॉल क्रिकेट आप उनको देखना चाहते हैं खेलते हो, तो मैंने स्टैट सुना कि उन्होंने अब तक केवल 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 42 विकेट उनके नाम है, जिसमें से भी पहले जो उन्होंने सबसे पहली एशेस खेली थी उसमें उनके नाम शायद 20 विकेट थे। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है इंग्लैंड को जोफ्रा आर्चर की, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के लिए भी उनको ज़रूरत होगी जोफ्रा आर्चर की, और वो उस रोड टू रिकवरी में वो चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड के प्रोस्पेक्ट से या क्रिकेट के प्रोस्पेक्ट से या वर्ल्ड फैंस के प्रोस्पेक्ट से जोफ्रा आर्चर हमको नज़र आएंगे। अब 2 बड़े जो हैं वो चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ कि भाई सनराइज़र हैदराबाद ने लारा को हटा दिया था, एक ही सीज़न के बाद हटा दिया। भाई आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। ये फुटबॉल वाली कहानी यहाँ पर है कि पेशेंस नहीं है। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं होगा ये ऐसा ही होगा। अच्छा, अब उन्होंने डेनियल विटोरी को जो है वो कोच बनाया है। डेनियल विटोरी कमाल के न्यूजीलैंड के लेजेंडरी स्पिनर हैं, और मैं तो वो चश्मा पहन के बॉलिंग कराते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, उनकी बॉलिंग देखने में भी मज़ा आती थी। काफ़ी कमाल के बॉलर थे। तो देखते हैं सनराइजर्स की किस्मत डेनियल विटोरी के साथ कितनी चमकती है। वहीं बेंगलोर ने भी अपने कोच को बदला और एंडी फ्लावर को कोच अब बनाया है। भाई एंडी फ्लावर बहुत कमाल के कोच हैं। उनकी जो सीवी जो है, उनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अल्टीमेट है। इवन वो अपने ज़माने के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं जिम्बाब्वे की तरफ से। तो देखते हैं बेंगलोर की किस्मत क्या एंडी फ्लावर के साथ फाइनल तक जाती है कि नहीं जाती है। इसके अलावा एलेक्स हेल्स ने रिटायरमेंट ले लिया है। अच्छा खेल रहे थे, उम्मीद करनी चाहिए थी कि ये वर्ल्ड कप तो उन्हें खेलना चाहिए था, उसके बाद रिटायरमेंट लेते। खैर इट्स ओके, फाइन, ले लिया। लेकिन मनोज तिवारी, उन्होंने जो संन्यास लिया और 5 दिन बाद संन्यास को जो है विड्रॉ कर दिया, कहते एक सीज़न में और खेलूंगा, एक सीज़न में। तो भाई ठीक है, अब आपको शाहिद अफरीदी बनना है तो बनिए। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ स्टुअर्ट ब्रॉड ऐसा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे स्टुअर्ट ब्रॉड। हाँ, मोइन अली ने भी कह दिया कि अब तो मेरा बिल्कुल करियर ख़त्म हो चुका है। तो ये कुछ छोटे छोटे डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुए हैं। लेकिन एक सवाल
जिसने मुझे बड़ा परेशान किया, इवन एक नहीं 2 सवाल जिसने मुझे बड़े परेशान किए इस हफ्ते। पहला ये कि मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उस पॉडकास्ट में चर्चा हो रही थी 2027 की इंग्लैंड टीम की। मैं कह रहा मेरे भाई आप कहाँ इतनी आगे पहुंच गए हो, अभी आप पहले वर्ल्ड कप देखो, इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज होने वाली है उसको देखो, इसके बाद 2025 का जो एशेज आप ऑस्ट्रेलिया जाके खेलोगे उसको, आप 2027 की बात कर रहे हो। देखिए दूर का सोचना चाहिए मगर इतना भी दूर का नहीं सोचना चाहिए, या इसका एक कारण ये हो सकता है कि उनको अपना जो पास वाला भविष्य है, दूर वाला भविष्य नहीं पास वाला भविष्य, वो अच्छा लग रहा है। और अच्छा है भी क्योंकि जिस तरह का वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो अच्छा ही, बट देखना ही होगा इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में होगा क्या। जैसे नासिर हुसैन ने कहा है कि इंडिया को जो कमी नजर आएगी वो एक सीम बॉलर ऑलराउंडर की। जी हाँ, कमी तो है भाई, सीधी सी बात है, ये कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये हमें डोमेस्टिक सर्किट से ही मिलेगा। अब डोमेस्टिक सर्किट से ही मैं एक आपको बात उठा देता हूँ, और वो ये बात ये है कि अगर आप इंग्लैंड में जाओगे तो मैं एलिस्टर कुक और माइकल वॉन दोनों को सुन रहा था, वो दोनों ही कह रहे थे ठीक है T20 बढ़िया है, पैसेस की वजह से बढ़िया, लेकिन जो काउंटी चैंपियनशिप है वहाँ हमारा दिल बसता है। बात सही है। देखिए भले वो 14 मैचेस होते हैं, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का वो एक पीरियड होता है जिसमें वो चैंपियनशिप खेलते हैं, यानी कि डोमेस्टिक चैंपियनशिप जो होती है टेस्ट की। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास हुआ कि रणजी को भी ऐसे ही हमें देखना चाहिए। अब रणजी बहुत जल्द आता है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आता, शॉर्ट मतलब फॉर्म में मतलब उसका जो ड्यूरेशन बड़ा कम होता है ना। टीमें भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आती हैं। इवन अगर आप इंग्लैंड काउंटी चैंपियनशिप को देखेंगे तो वहाँ दर्शक आपको मिल जाते हैं, मगर रणजी ट्रॉफी में आपको दर्शक भी नहीं मिलते हैं। लेकिन देखिए 2 बातें हैं। पहली ये कि, और ये बात शायद गलत भी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो इंग्लैंड चैंपियनशिप से, मतलब जो काउंटी चैंपियनशिप होती है उससे खिलाड़ी इंग्लैंड टीम में आते हैं, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, खिलाड़ी IPL से आ रहा है। ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। रणजी से भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए सरफराज का काफ़ी ज़्यादा नाम होता रहता है कि भैया आप उसको लेते नहीं हैं, क्योंकि वो रणजी खेल रहे हैं, उनको IPL नहीं मिल रहा है, और अगर IPL मिल भी रहा है तो शायद वो उतना परफॉर्म नहीं है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि रणजी से रेड बॉल के लिए क्रिकेट आए, ना कि IPL से रेड बॉल के लिए क्रिकेटर आए। वाइट बॉल के लिए आप थोड़ा बहुत उनको जो है, अभी तो मैं सुन भी रहा हूँ कि हाँ नहीं क्राइटेरिया बनाने वाले हैं कि जब तक आप इतना डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल लेंगे आपको मौका नहीं मिलेगा इंटरनेशनल टीम में। ये सुनने में आ रही है बात, और अगर ये होती है तो फिर कोई गलत उसमें नहीं है और अच्छी ही बात है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, भाई 2 मैच हारे, मुझे तो ये डर था कि तीसरा मैच अगर हार गए तो 17 साल पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा कि इंडियन टीम वो वेस्ट इंडीज़ से हार गई। खैर कोई बात नहीं, जीत गए, लेकिन उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। मेरे ख्याल से तिलक वर्मा ही थे जिनकी 50 होने वाली थी, 1 रन से वो दूर थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने छक्का मार दिया। उन्होंने कहा मैं तुमको 50 नहीं बनाने दूंगा। देखिए ऐसी बातें लोग कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, ये तो या तो हार्दिक पांड्या बता सकते हैं, है ना, और या फिर तिलक वर्मा बता सकते हैं कि भाई क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी उस वक्त ग्राउंड के बीच में। तो ये वो ही दोनों बता सकते हैं, इसके अलावा तो हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। इसके अलावा द 100s, मुझे ऐसा लग रहा है द 100 से ज़्यादा तो बारिश हो रही है उधर, मतलब जो भी मैच देखो वे तो पोस्टपोन हो जाता है बारिश के कारण, या छोटा हो जाता है, वो हो नहीं पा रहा है। इसके अलावा मुझे क्रिकेट के डेवलपमेंट में और कुछ खास दिखा नहीं। हाँ, अश्विन ने बहुत सारी बातें बोली हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे कि अश्विन ने क्या बोला है। वैसे भी पूर्व क्रिकेटर्स आज कुछ ज़्यादा ही वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और अगर क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए ये भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी है ताकि क्रिकेट का उद्धार हो, क्रिकेट अच्छा हो। आयरलैंड की टीम तो मैंने पिछली बार भी बता दिया था कि आयरलैंड के लिए जो है इंडियन टीम की घोषणा हो चुकी है। अभी ना एशियन गेम्स में भी क्रिकेट होना है, ऑल्दो एशिया कप की टीम का अनाउंस नहीं हुआ है, वर्ल्ड कप की टीम संभावित को भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हाँ, अश्विन ने एक बात ज़रूर बोली थी जो मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा ये आ गई। उन्होंने ये बोला कि ये ट्रेंड सा बन गया है कि इंडिया को फेवरेट का लेवल लगा दिया जाता है, ये हर कोई करता है। अब
इसके पीछे मैं जो समझ पाया हूँ लॉजिक कि भैया इंडिया को चढ़ा दो चने के झाड़ पर कि नहीं भाई आप ही जीतेंगे। इससे क्या होता है, इंडियन टीम दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इंडियन टीम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है जिसका हमने खामियाजा भुगता T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ, और या फिर हम बहुत ज़्यादा नर्वस आ जाते हैं। ये दोनों ही कंडीशंस होती हैं जब आपको चने के झाड़ पर चढ़ाया जाता है। तो अश्विन ने ये बात बहुत सही बोली है। आप अपनी टीम को बैक करने की बजाय इंडिया 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 इंडिया, अरे ठीक है भाई, हम ठीक है, मगर हमको ये चाहिए कि हम पहले परफॉर्म करें। हम वेस्ट इंडीज से जीत नहीं पा रहे हैं, अभी हम आयरलैंड में देखते हैं हम क्या करते हैं, और उम्मीद यही है कि हम जीतेंगे आयरलैंड में, मगर कैसे जीतेंगे, हम कितनी अपनी परफेक्ट टीम लेके जा रहे हैं, हम अपनी बी टीम लेके जा रहे हैं, ए टीम लेके जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मायने रखती हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर ये है कि केन विलियमसन जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो रिकवरी के मोड पर हैं, और वो अच्छे रिकवरी के मोड पर है, बट मुझे थोड़ा सा 50-50 वो डाउट आप कह सकते हैं कि केन विलियमसन आपको दिखेंगे वर्ल्ड कप में कि नहीं दिखेंगे। दिखेंगे तो देखिए न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, वर्ल्ड फैंस के लिए भी अच्छा है। नहीं दिखेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो होगा न्यूजीलैंड को ही। ट्रेंट बोल्ट की वापसी टीम में कराई जा रही है वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए। यूएई के साथ एक T20 सीरीज न्यूजीलैंड की होने वाली है, उसमें शायद ओडीआई है कि नहीं मुझे नहीं कंफर्म, T20 जरूर है। न्यूजीलैंड और शायद इंग्लैंड की भी सीरीज होनी है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की भी सीरीज होनी है। तो कुल मिलाकर के क्रिकेट एक्साइटमेंट भरा है। इंग्लैंड श्रीलंका की भी सीरीज होनी है। इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, वो एक एक्साइटमेंट होगा वर्ल्ड कप से ठीक पहले। एशिया कप में भी एक्साइटमेंट होगा जब इंडिया पाकिस्तान कैंडी में खेलेगा, कोलंबो में नहीं कैंडी में खेलेगा। और इसके अलावा फाइनल तो होगा ही होगा, सेमीफाइनल भी हो सकता है मिल जाए आपको देखने को। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को क्रिकेट में आगे मिलेंगी। अभी थोड़ा सा सूखा है, हाँ अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखना है तो फिर वो आप छोटे छोटे जर्सी वर्सेस जर्मनी, आयरलैंड वर्सेस जो मैचेस हैं, या इंडिया आयरलैंड, या फिर द 100s, ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट देखना है कि मतलब बड़ी बड़ी टीमों का, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। चलिए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. DJ Tani is in the house. Get ready to celebrate the spirit of freedom. Get ready to dance the night away wrapped in the colors of Azadi. Let's come together as one to celebrate India's independence. This Sunday 10 p.m. on Radio Ram. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. तो चलिए खबरों पर अब बात करते हैं। और सबसे पहली जो खबर मेरे सामने है, खबरें तो बहुत सारी हैं, जिसमें सबसे पहली खबर यही है कि पृथ्वी शॉ को आपने खेलते हुए देखा। हाँ जी, जो वनडे चैंपियनशिप होती है काउंटी इंग्लैंड में, जो रॉयल लंदन वनडे कप भी हम जिसे कहते हैं, नॉटिंघमशायर वर्सेस समरसेट के बीच ये मैच था। पहले 100 रन उन्होंने 81 बॉल में बनाए, दूसरे 100 रन उन्होंने 48 बॉल में बनाए। तकरीबन 244 रन कुछ 143 कुछ बॉलों में उन्होंने बनाए हैं, जिसमें 18 चौके और 11 छक्के शामिल हैं। 11 छक्के का तो मैं कंफर्म हूँ, चौके शायद ज़्यादा हो सकते हैं, वैसे यही है। लेकिन उनका ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर हो गया है फर्स्ट क्लास में, और वो इंग्लिश काउंटी में उनका ये दूसरा, मतलब पहला उनसे ऊपर कोई है, ये सेकंड हाईएस्ट इन्होंने बना दिया। तो कमाल की बैटिंग। अब मुझे याद आता है कुछ दिन पहले ही जब मैंने एपिसोड किया था तो मैंने बात की थी कि किस तरह से पृथ्वी शॉ का कंपैरिजन जो है वो शुभमन गिल के साथ किया गया था, और शायद उस बात का जवाब पृथ्वी शॉ ने इस इनिंग के साथ देने की कोशिश करी है। वहीं एक बॉलर हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं क्योंकि फेमस नहीं है, लेकिन उन्होंने 20 बॉलों में से 19 डॉट बॉलें फेंकी, 3 विकेट निकाले और 1 ही रन दिया। सोचिए कोई कर सकता है ये? द 100 के एक इंग्लिश बॉलर ने काम
किया है। देखिए जो वुमेन्स वाला जो 100 हो रहा है उसमें 2 इंडियन खिलाड़ी भी हैं, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिगस। जेमिमा रॉड्रिगस को बाद में एलिसा हेली की जगह रिप्लेस किया गया। एलिसा हेली नहीं खेल रही, एलिस पेरी नहीं खेल रही, कई ऑस्ट्रेलियन जो बड़े खिलाड़ी हैं वो नहीं खेल रहे हैं। इवन मेंस इंग्लैंड टीम के कई बड़े खिलाड़ी जो हैं वो द 100s में नहीं खेल रहे हैं बिकॉज ऑफ एशेस, बिकॉज ऑफ फटीग, बिकॉज ऑफ टफनेस, और जो लंबे चौड़े जो स्पेल्स कराए हैं। टेस्ट मैच अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। खैर, इसके अलावा एक खबर ये है कि वनडे रैंकिंग जारी हुई है खिलाड़ियों की, बैट्समैन की। नंबर 1 पर बाबर आजम है 886 पॉइंट्स के साथ। एक वन डेसन है साउथ अफ्रीका के, नाम नहीं मुझे याद रहता है इनका, 770 कुछ पॉइंट है इनके पास। 3rd पर फ़खर जमान है। फिर एक 4थे पर और पाकिस्तानी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बिल्कुल लिटरली नहीं याद आ रहा। 5वें पर है ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत जो है 5वें पर पहुंच गए हैं। सो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत ना खेलने से भी वो उनकी करियर रैंकिंग में अभी नहीं फ़र्क पड़ रहा है, मगर धीरे धीरे उन पर फ़र्क पड़ेगा। अब एक स्पार्कलिंग जो है कंपैरिजन मैंने देखा है, अभी कितना सच है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। मुझे उम्मीद है ये 99% जो है वो सही है। तिलक वर्मा और सुरेश रैना, अब आपको पता है आइडियल हैं तिलक वर्मा के सुरेश रैना। तो अगर आप पहले 2 IPLs को कंपेयर करेंगे तो 350 रन सुरेश रैना ने भी बनाए थे, 350 रन तिलक वर्मा ने भी बनाए। 2 कैच जो डेब्यू पर जो है उन्होंने भी लिए थे, इन्होंने भी लिए हैं। इसके बाद 50 भी उन्होंने मारी थी मगर टीम हार गई थी, 50 इन्होंने भी मारी, टीम हार गई। लेकिन नंबर 4 पर आते हुए 49 रन नॉट आउट रैना भी रहे थे, 49 रन नॉट आउट तिलक वर्मा ने। तो क्या कंपैरिजन किया गया है तिलक वर्मा और सुरेश रैना के बीच, ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिल को खुशी हुई कि एक देखिए अब जो देखिए हो सकता है धोनी के भी हेटर्स होंगे, रैना से भी हेटर्स होंगे, हेटर्स किसके नहीं होते हैं, लेकिन रैना ने फील्डिंग तो बहुत ज़बरदस्त की है, फील्डिंग का स्टैंडर्ड उन्होंने बढ़ाया है। कैफ हो गए, रैना हो गए, युवराज सिंह हो गए। उससे पहले मुझे जहाँ तक ध्यान है हाथ दिखाया जाता था, चाहे वो दादा ही क्यों ना हो, कि भाई बॉल पीछे आ रही है पकड़ लो। फील्डिंग में थोड़े कच्चे थे सौरव गांगुली, और फील्डिंग भी हमारी कच्ची थी, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, वक्त बीता, फील्डिंग हमारी अच्छी हुई है। आगे कुछ और अब खबरों पर नज़र करते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के टिकटिंग को लेकर, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा वक्त अब बचा है नहीं। मेरे अगस्त ये तो आधा हो ही गया है, तो सिर्फ सितंबर बचा है। तो देखिए अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं, क्योंकि टिकट जो है वर्ल्ड कप की वो कुछ फेजेस में आपको मिलेंगी, वो ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको मिल जाएंगी। तो ऐसा है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको टिकट कैसे मिलेगी, क्या होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप एक वर्ल्ड कप की जो वेबसाइट है /registration करके आप इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको आर्टिकल मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए। और वहां पर आपको 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराना आप शुरू कर सकते हैं, तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। टिकट्स जो बिकेंगी वो 25 तारीख से बिकना शुरू होंगी, 25 अगस्त से ये टिकटें मिलेगी। लेकिन इंडिया की टिकट्स आपको 25 से नहीं मिलेंगी। वार्म अप की और बाकी जितना भी इवेंट है उसकी टिकट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 30 अगस्त से इंडिया की टिकट्स जो मैचेस हैं उसके टिकट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वार्म अप भी है इंडिया के, वो भी शायद वहीं 30 तारीख से मिलेंगे। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच की जो टिकट्स हैं वो 3 सितंबर को मिलने शुरू होंगे। वहीं सेमीफाइनल और फाइनल्स के टिकट जो है वो 13-15 सितंबर के आसपास आपको मिलने के लिए शुरू होंगे। अब इसमें एक और ये चीज़ इन्होंने करी है कि आपको ई टिकट अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि आपको टिकट जो है वो आपको सॉलिड फॉर्म में, यानी कि पेपर फॉर्म में, यानी कि फिजिकल फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ऑनलाइन नहीं खरीद सकते हैं। अब इसके भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप कोरियर से मंगाएं या फिर आपका जो काउंटर है जहाँ पर मैच है वहाँ पर जाकर आप उस को दिखा करके जो है वो टिकट ले सकते हैं।
अब इसमें भी सीन ये है कि अगर आप कोरियर से मंगाते हैं तो जो आपका मैच है उससे 72 घंटे पहले आपको अपनी टिकट को बुक कराना होगा, और कोरियर कराते हैं तो आपको 140 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये एक सीन है। अब बात अगली ये है कि इंडिया ने करार किसके साथ किया। देखिए अभी किसी के साथ करार नहीं हुआ है टिकटिंग पार्टनर का। वैसे सुनने में आ रहा है बुक माई शो के साथ हो सकता है, मगर मेरे को जहाँ तक, क्योंकि देखिए पेटीएम तो है नहीं अब स्पॉन्सर, अगर पेटीएम होता तो पेटीएम इनसाइडर पर मिलती टिकट। तो अब ये है। अब इसमें मेरा एक सवाल है, चूंकि रेडियो उड़ान इज़ अ इंक्लूसिव रेडियो स्टेशन रन बाय ऑल द विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन या डिसेबल्ड पर्सन, तो मेरा सामने से सवाल ये है कि आप जैसे कि अगर आप विदेशों में बात करेंगे, या विदेशों में जो टूर्स होते हैं वह इंक्लूसिव टिकट होते हैं डिसेबल्स पीपल के लिए, इसमें से कितने % टिकट जो है वो डिसेबल लोगों के लिए आपने रिजर्व कर रखे हैं, फैसिलिटीज़ क्या है उनके लिए, है ना, कहाँ क्यू लगानी है, अलग नहीं लगानी है, किस तरह से वो ऑनलाइन कर सकते हैं, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये जिक्र होने चाहिए कि एक विजुअल इम्पेयर्ड या एक डिसेबल व्यक्ति कैसे टिकट को ऑनलाइन खरीदेगा, कैसे उसको टिकट मिलेंगी, क्या उसको ग्राउंड में फैसिलिटीज़ मिलेंगी, किस अगर वो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए अगर टिकट है या डिसेबल लोगों के लिए तो वो एक नॉर्मल टिकट से कितना डिफरेंट दिखेगा, उसमें क्या क्या उसमें बेनिफिट्स उस टिकट्स के होंगे, ये कुछ भी नहीं है। आप एक इवेंट करा रहे हो तो आपको थोड़ा सा इंक्लूसिव होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें अगर बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ के जो इवेंट्स होते हैं वो इस तरह से करते हैं, पूरा अरेना होता है, एक्सेसिबल होता है डिसेबल लोगों के लिए, विजुअल इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए, और टिकट भी उनका जो रनअप होता है यानी गो थ्रू होता है उस टिकट के लिए, वो थोड़ा सा नॉर्मल टिकट से डिफरेंट होता है। लेकिन ऑल एंड ऑल टिकट्स आप 25 अगस्त से खरीद सकते हैं, 13-15 सितंबर तक आपको मिलेंगे। इंडिया पाकिस्तान का टिकट आपको 3 सितंबर से मिलेगा। तो अब क्या सोच रहे हैं, जाइए, हमारे तो पड़ोस में लखनऊ में, मगर मैं शायद नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा भी तो इंडिया इंग्लैंड का एक मैच है शायद वहाँ पर, वो मुझे देखना अच्छा लगेगा, क्योंकि इंग्लैंड इज़ अ चैम्पियन, इंग्लैंड बेसबॉल खेल रही है, और इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में उसका ओ माय गॉड वो तो कमाल का मैच होने वाला है। और जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ था बस वो मैं नहीं देखना चाहूँगा, बाकी कुछ भी हो, जीते कोई भी, अच्छा कोई भी जो खेलेगा वो जीतेगा, जो नर्व को अपनी मजबूत रख पाएगा, जो अपने स्ट्रेंथ पर खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन मैच बस एक्साइटमेंट भरा होना चाहिए, वो वन साइडेड मैच देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आती है, या नहीं आता है। इसमें बड़ा लोगों का डिबेट होता है कि मज़ा आती है कि मज़ा आता है। खैर मैंने इसलिए दोनों ही बोल दिए हैं। तो अब बात थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। नॉटिंघमशायर की तरफ से खेलते हुए ये तीसरा मैच जो है वो पृथ्वी शॉ खेल रहे थे, 23 साल की उनकी उम्र है। तो 153 गेंदों में 244 रन, 28 चौके, 18 नहीं 28 चौके और 11 छक्के इसमें शामिल हैं। अब थोड़ा सा और डीप डाइव पे करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्लास में उनके 9 जो हैं वो सेंचुरी हैं इससे पहले की, जिसमें से लास्ट जो उन्होंने सेंचुरी मारी थी वो 165 रन मारे थे कर्नाटका के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में, मुंबई की तरफ से जब वो कप्तान से सेमीफाइनल में 2020-21 में, और सीरीज़ भी जो है वो लिफ्ट कराई थी। तो ये 3 साल पहले की कहानी है। अगर हाईएस्ट टोटल की इस दोहरे शतक की बात करें इससे पहले तो 227 का है पुडुचेरी के खिलाफ उनका विजय हजारे ट्रॉफी में 2020-21 में। अगर हाईएस्ट टेस्ट की बात करें तो 379 है असम के खिलाफ उनका जो स्कोर है। लेकिन उनका आईपीएल जो है दिल्ली कैपिटल की तरफ से इस बार का कुछ अच्छा नहीं रहा, उन्हें बीच में ही ड्रॉप भी किया गया। इवन उनका अगर इंडिया के साथ अगर लास्ट मैच जो उन्होंने खेला था वो श्रीलंका के खिलाफ 21 में खेला था, और इसके अलावा न्यूजीलैंड के साथ भी उनको T20 जो सीरीज़ हुई थी अभी हाल ही में उसमें भी उनको रखा गया था। तो कहीं ना कहीं फॉर्म तो लौटा है। एक धमाकेदार जो है रन उन्होंने बनाए हैं 244 244, और इसमें भी उन्होंने जैसे कि मैंने बताया 100 रन 81 बॉल में बना दिए थे, और 127 गेंद में उन्होंने 2000 शतक अपना पूरा कर लिया था। उसमें 24 चौके और 8 छक्के जब तक शामिल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस तो बहुत ज़बरदस्त, 127 गेंद में 200 मार देना कमाल है। तो देखते हैं इनके अभी ये तीसरा मैच खेला है अभी, और इस
टूर्नामेंट में एक आध अगर सेंचुरी और उनकी आ गई तो हो सकता है दो चीज़ें होंगी। एक तो उनको एशिया कप की अभी हो सकता है कॉल अप ना करें, एशिया कप के लिए हो सकता है ना करें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज़ होने वाली है बायलैटरल, उसके लिए शायद पृथ्वी शॉ को जो है कॉल अप किया जाए। और अगर वहाँ पे भी परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप की टीम तो पहले अनाउंस होगी, मैं वर्ल्ड कप का नहीं कह सकता, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि एक रास्ता उन्होंने अपना खोल लिया है। सो दैट इज़ द थिंग। तो भाई ऋषभ पंत नहीं था, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, शुभमन गिल थे नंबर 5 पर आए। सो सॉरी, वो मेरा थोड़ा ऋषभ पंत से ऑब्सेशन सा शायद हो चुका है, या मैं चाहता हूँ कि वो बहुत जल्दी आ जाएं, तो गलती मैं अपनी मानता हूं। तो देखिए नंबर 1 पर जैसा कि 886 पॉइंट के साथ बाबर आजम है, 777 पॉइंट के साथ साउथ अफ्रीका के हैं, इसके अलावा 755 के साथ फ़खर जमान है, चौथे पर इमामुल हक हैं 745 और 743 पॉइंट के साथ जो है शुभमन गिल 5वें नंबर पर आ गए हैं और करियर की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पर हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो 9 पॉइंट की छलांग लगाई है ईशान किशन ने, 36 पर वो पहुंच गए हैं। 10 पॉइंट की छलांग लगाई है हार्दिक पांड्या ने, वो 71 पर पहुंच गए हैं, यानी कि 81 पर थे। एंड इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं ऑलराउंडर की लिस्ट में तो 5 पॉइंट की छलांग लगाई है, 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं हार्दिक पांड्या, वो बैटिंग में 71 पे हैं, ऑलराउंडर पे 11वें नंबर पर हैं। इसके अलावा कुलदीप यादव जो है ऑलराउंडर की लिस्ट में जो है वो भी, उन्होंने भी 4 पॉइंट की छलांग लगाई, वो 10 से पैर आ गए हैं। इसके अलावा 36 पर आए हैं शार्दुल ठाकुर, उन्होंने कितने पॉइंट की छलांग लगाई मैं भी आपको बता दूंगा। टी20 में तिलक वर्मा 46वें पायदान पर हैं, टी20 में उन्होंने 39, 40, 50, 49 और 50 ये उनके स्कोर्स हैं, यानी कि 39 है, फिर 50 और फिर 49 है, आपको ये पता है। इसके अलावा बॉलिंग की अगर जहां तक मैं बात करूं, 36 पॉइंट की छलांग कुलदीप यादव ने लगाई और 51 नंबर पर वो अब बॉलिंग में काबिज हो चुके हैं। तो शार्दुल ठाकुर ने 3 पॉइंट की छलांग लगाई, वो 30 पर पहुंचे हैं। एंड इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ की तरफ से निकोलस पूरन जो बहुत अच्छा उन्होंने आपने पता ही है सेंचुरी भी मारी थी MLC में, यानी कि मेजर लीग क्रिकेट में, उन्होंने भी 6 पायदान की छलांग लगाई है, वो 14वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा कप्तान जो पॉवेल हैं उन्होंने 17 पॉइंट की छलांग लगाई है, 32वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बॉलिंग में अलजारी जोसेफ ने 19 पॉइंट की छलांग लगाई, वो 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और वहीं अकील हुसैन जो स्पिनर हैं उन्होंने 6 पॉइंट की छलांग लगाई है और वो 14वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो काफ़ी लंबी छलांग वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों ने रैंकिंग्स में लगाई है, लेकिन ओडीआई तो और कोई खेल भी नहीं रहा है। अब न्यूजीलैंड इंग्लैंड खेलेगी, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका खेलेगी, श्रीलंका इंग्लैंड खेलेगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बाद में खेलेगी। तो फिर यहाँ से अब फिर रैंकिंग्स में थोड़ा और इधर उधर फेरबदल किया जाएगा। थोड़ी सी पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अब इसमें इंडिया को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दरअसल अफगानिस्तान के साथ जो है वो सीरीज़ श्रीलंका में होगी 3 ODI की, 22 सितंबर से ये है, 22 अगस्त से ही है, 22 सितंबर से नहीं है। 3 दिन का पहले कैंप लग रहा है 14 से पाकिस्तान के में ही, उसके बाद जो है वो टीम 18 बाद में रवाना होगी। इसमें किया इन्होंने ये है कि तैयब ने शौद शकील इनको वापस बुलाया है और फ़हीम अशरफ इनको वापस बुलाया है। तैयब ताहिर इनको भी वापस कॉल अप किया गया है। वहाँ फ़हीम अशरफ की अगर बात करें तो लास्ट उन्होंने जुलाई 2021 में मैच खेला था। वहीं सौद शकील की बात करें तो साद शकील उन्होंने मार्च 2022 में अपना लास्ट मैच खेला था। लेकिन जो सौद शकील का जो टेस्ट करियर है वो बहुत ज़बरदस्त है, उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। साद शकील का तकरीबन 60 टेस्ट उन्होंने खेले हैं, जिसमें से 2 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरीज़ हैं, तो कमाल का परफॉर्मेंस है। वहीं शान मशहूद को जो है वो 18 मेंबर्स की लिस्ट में से बाहर किया गया, एक और मेंबर को इसमें से बाहर किया गया है। अब जो एशिया कप का होगा इसी 18 में से किसी एक को ड्रॉप करके जो है
वो कराया जाएगा और 2 खिलाड़ी रिजर्व में रखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के श्रीलंका में ये सीरीज होनी है, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों पॉलिटिकल टर्मोइल झेल रहे हैं, और अफगानिस्तान तो वैसे भी जगह जगह उनका जो जमावड़ा लगता रहता है। मुझे याद है सन 2019 की अच्छे से कहानी कि लखनऊ में वेस्ट इंडीज़ के साथ अफगानिस्तान ने सीरीज़ खेली थी। उससे पहले देहरादून उनका होम ग्राउंड था। अभी उन्होंने श्रीलंका में डेरा डाला है। इंडिया में कहाँ है उनका डेरा पता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के ये पॉलिटिक्स की वजह से ये सारी चीज़ें दिक्कत होती हैं। तो देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज़ में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी एशिया कप की दोनों ही टीमों की। मैं तो ये सोच रहा था, मैं थोड़ा सा कह रहा था अगर आपको श्रीलंका में ही खिलाना था, क्योंकि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि श्रीलंका इंग्लैंड जाएगी, मगर फिर भी अगर कुछ हो सकता है इसमें तो ये हो सकता था कि आप ट्रायंगुलर सीरीज़ कर सकते थे। बहुत टाइम से मेरा बड़ा मन है ट्रायंगुलर सीरीज़ देखने का। ये हो सकती थी अफगानिस्तान श्रीलंका पाकिस्तान के बीच, थोड़ा प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से हो जाती। इसके अलावा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का एक हफ्ता अगर गैप दे देते और श्रीलंका वहाँ आ रही थी तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की एक सीरीज़ हो जाती, वो भी अच्छा लगता। तो खैर कोई बात नहीं। और जैसे इंडिया भी जा रही है आयरलैंड खेलने, तो इंडिया आयरलैंड इंग्लैंड की मतलब मेरा ट्रायंगुलर सीरीज़ देखने का बड़ा मन है। वो वीवी सीरीज़ वाली नेटवेस्ट ट्रॉफी वाली वो फीलिंग आ नहीं रही है, आनी चाहिए। तो ये एक सीरीज़ है। मुझे नहीं पता कि इंडिया में कितना इसका क्रेज़ होगा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच या न्यूजीलैंड यूएई के बीच, लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए एशिया कप की प्रिपरेशंस के लिए ये एक अच्छी सीरीज़, और ख़ासकर अफगानिस्तान क्रिकेट के उत्थान के लिए, अफगानिस्तान क्रिकेट के बेहतरी के लिए ये क्रिकेट ज़रूरी है। और अफगानिस्तान, और अगर मैं आपको बात करूँ, राशिद खान ने अपना जो है वो द 100 से नाम वापस लिया, वो नहीं खेल रहे हैं द 100 मैंस में। बहुत बड़ा झटका है क्योंकि एक प्रीमियम बॉलर हैं, दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं, बट क्यों नहीं खेल रहे हैं? कुछ रीजंस होंगे, वो रीजंस अभी सामने नहीं आए हैं, उन्होंने भी नहीं बोला है, कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है। सो देखते हैं कि राशिद खान अगली कौन सी लीग, मेरे ख्याल से वो शायद अमेरिका की लीग में खेल रहे थे जो MLS था, तो उन्होंने सोचा वो थोड़ा रेस्ट कर लें। जैसे कि एक हमारे इंडियन खिलाड़ी ने भी, मेरे ख्याल से अजिंक्य रहाणे, शायद अजिंक्य रहाणे जिन्होंने जो वनडे काउंटी उन्होंने खेलना था, उन्होंने भी रेस्ट लिया है, वो नहीं खेलने जा रहे हैं। तो खिलाड़ी की फटीग होती है भाई, उनका भी मेंटल स्ट्रेंथ होता है, उनका भी स्टेमिना होता है, उनको भी रिकवरी चाहिए होती है। और क्रिकेट इतना बम्बार्टमेंट की तरह इस वक्त हो रहा है कि पूछिए मत। हर दूसरे दिन कोई ना कोई मैच आपको दिख ही जाएगा, छोटे से लेकर के बड़े से लेकर के इंटरनेशनल से लेकर के क्लब से लेकर के डोमेस्टिक से लेकर लीग तक सब कुछ मिलेगा आपको। तो इट्स ओके, फाइन, होता है। तो वर्ल्ड कप के अब रीशेड्यूल्ड मैचेस की बात कर लेते हैं। काफ़ी कुछ बदला है, तकरीबन 9 मैच जो हैं वो इधर उधर घुमाए फिराए गए हैं। पिछले हफ्ते कुछ रह गया था, या ये यूँ कहें इस हफ्ते उस डेवलपमेंट में कुछ खास हुआ है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का तो आपको पता है 15 की जगह 14 हो गया, 3 मैच होने थे। इस वजह से मैंने ये दिमाग लगाया भी था, पिछली बार मुझे लगा था ये ज़रूर होगा, इस बार कर दिया। इंग्लैंड अफगानिस्तान का जो दिल्ली में मैच है उसको खिसका करके 15 तारीख कर दिया गया है। इसके अलावा 10 तारीख, जो 12 तारीख का श्रीलंका पाकिस्तान मैच है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो 10 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच जो लखनऊ में होना था उसको 24 घंटे पहले कर दिया गया है। वो 13 को होना था, अब वो 12 को खेला जाएगा। इसके अलावा जो 14 तारीख को एक मैच था जो कि आपका चेन्नई में होना था, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, वो दिन का मैच था, उसे 13 तारीख में शिफ्ट किया गया है। और उसे अब, वो दिन का मैच था, उसे अब डे नाइट का मैच जो है वो बना दिया गया है। वो 14 को होना था, 13 को होगा चेन्नई में। तो यानी कि अब इसमें आप 2-3 चीज़ें देखिए, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। फ़र्क ये पड़ेगा कि टीमों के जो मैचेस में अंतर है ना, वो आया है। लेकिन न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच में फ़र्क पड़ेगा। चेन्नई में मैच होगा, डे नाइट और डे के मैच में अंतर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो वहाँ देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश कितना कैपिटलाइज कर पाएगा, क्योंकि वो जो उस वक्त वहाँ पर होगा, थोड़ा सा वेदर के मामले में, क्योंकि मैच अक्टूबर में है, ऑल्दो मैं इतना जानकार नहीं हूँ वेदर का, बट मुझे ऐसा लगता है कि फैक्टर डालेगा, कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर होगा।
और न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे खासे बॉलर्स हैं। तो अब ये टॉस पर और स्ट्रैटेजी उस हिसाब से हम इनको डिफाइन करनी पड़ेगी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं बांग्लादेश न्यूजीलैंड को अपसेट ना कर दे। वैसे उनका क्रिकेट इतना अच्छा है नहीं है लंबे कुछ समय से, तो इसमें हो सकता है मेरी गट फीलिंग गलत भी हो जाए, लेकिन मैच में अंतर हुआ है। थोड़े और मैचेस में भी अंतर हुए हैं। लेटर स्टेज में भी 3 मैचेस में बदलाव किए गए, लेकिन यहाँ पर एक मुझे गलती नज़र आ रही है इस शेड्यूल में। ये गलती रेक्टिफाई मैं कर दूंगा, अभी अगले एपिसोड में करूंगा, क्योंकि मुझे भी शेड्यूल देखना पड़ेगा। दरअसल बात ये कि ये 12 को 11 नवंबर में, 11 को 12 नवंबर में ये 3 मैचेस शिफ्ट किए गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका 11 तारीख को मैच 10:30 बजे हो रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, और दोपहर में 2 बजे मैच हो रहा है कोलकाता में और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। ये कैसे पॉसिबल है? किसी एक टीम में गलती हो रही है। या तो इंग्लैंड पाकिस्तान मैच है या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है। लेकिन इंडिया का मैच जो 12 को शायद था वो 11 में शिफ्ट किया गया है, डे नाइट मैच, जो नीदरलैंड के साथ, जो इंडिया का लास्ट लीग मैच है। तो ये जो एक हल्का सा मिस्टेक हो गया है, मुझे इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मैं इसको चेकआउट कर लूँगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 दिन में एक ही अलग अलग टाइम में या एक ही तारीख में 2 टीमें एक साथ कैसे एक जगह पे खेल सकती हैं। मैंने एक बार अखबार में भी ये गलती देखी थी। मुझे एक ही टीम जो है वो दोनों जगह खेल रही थी, वहाँ भी खेल रही थी, वहाँ भी खेल रही थी, और दोनों देश भी अलग अलग थे। ये तो देश चलो एक ही है, मगर यहाँ ग्राउंड अलग अलग है, पुणे और कोलकाता, और वो भी एक समय सुबह 10:30 बजे, एक दोपहर में। तो ये इसमें थोड़ा सा रेक्टिफाई करने वाली चीज़ है, इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। पिछले हफ्ते हमने एक रिपोर्ट आपके साथ साझा की थी, जो कि आई थी वाडा और नाडा की तरफ से, कि किन किन खिलाड़ियों पर जो है वो डोप टेस्ट किए गए हैं, या यूं कहें टेस्टिंग जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं की गई। अभी 2023 के पहले 5 महीने का डाटा हमारे सामने फिर एक बार नाडा ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया है। इसमें 3 बार, सबसे ज़्यादा बार जो है वो रविंद्र जडेजा को टेस्ट किया गया है। वहीं इन 5 महीने में 55 खिलाड़ियों को, मेल और फीमेल 58 टेस्ट उनके किए गए हैं, जिसमें से हाफ जो है वो नॉन कंपटीशन रिलेटेड है, मतलब नॉन कंपटीशन के समय लिए गए हैं। इसके अलावा ये बात की जाए 21 और 22 की, तो रिस्पेक्टिवली जो था 55 और 60 टेस्ट किए गए थे पहले 5 महीने में। लेकिन उन दोनों सालों में रोहित शर्मा पर जो है 3 बार टेस्ट किए गए थे, लेकिन विराट कोहली पर दोनों ही बार जो है वो टेस्ट नहीं किया गया था। हार्दिक पांड्या पर इस बार 5 महीने में 1 बार अप्रैल में टेस्ट जो है नॉन कंपटीशन को लेकर, क्योंकि वो अब कंपटीशन खेल रहे हैं, तो उन पर अब एक किया गया है। डाटा और भी है, शेयर कर रहे हैं। मैं आपको आगाह कर दूं, ये जो सारा डाटा है ये पहले 5 महीने का है, पूरे साल भर का नहीं है। पूरे साल भर वाला हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया है। तो 2023 के पहले 5 महीने में ना रोहित शर्मा पर टेस्ट किया गया है, ना विराट कोहली पर अभी तक टेस्ट किया गया है। हार्दिक पांड्या पर कर लिया गया है, जडेजा पर हो गया है। वहीं वुमेन्स की बात करें तो पहले 5 महीने में 20 टेस्ट हुए थे 2022 में। जो अभी 5 महीने जो इस वाले 2023 में, उसमें सिर्फ 2 टेस्ट हुए हैं, वो भी एक टेस्ट जो है वो हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना पर किया गया है मुंबई में जनवरी 12 की तरफ। और जो कॉम्पिटिशन्स के अंदर जो टेस्टेस हुए हैं उसमें 20 जो है IPL के दौरान हुए हैं, और इन टोटल 58 टेस्ट में से 7 टेस्ट जो हैं वो ब्लड के हैं, बाकी सारे जो बच जाते हैं वो यूरिन टेस्ट लिए गए हैं। और जो स्टार खिलाड़ी हैं उनके नाम हैं सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, KL राहुल, दीपक चहर, मोहम्मद सिराज, आगे भी लिस्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट आउट कर दूँ कि ये सिर्फ है कि इनके टेस्ट किए गए हैं, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई वास्ता नहीं है। इसके अब आपको 2 ही रास्ते हैं, या तो आप वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर लीजिए, या नाडा से आप खुद पूछ लीजिए, या आप RTI लगा के पूछ लीजिए कि इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव कितने हैं। लेकिन ये डाटा मुश्किल ही है कि आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आया है। ये सिर्फ और सिर्फ बताता है कि ये टेस्ट हुए हैं। नाम और क्या है वो भी बता रहा हूँ। आगे की लिस्ट में है मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, विद्यमान साहा, भुवनेश्वर कुमार, दिनेश कार्तिक, एंड इसमें जो शशि जायसवाल का नाम भी शामिल है, पीयूष चावला का नाम भी शामिल है, और भी नाम है।
दो नाम बस रह गए हैं, अंबती रायडू और मनीष पांडे, ये हैं। अब ऐसा नहीं केवल इंडियन प्लेयर्स पर ही किया गया है, कुछ फॉरेन प्लेयर्स पर भी किया गया है, वो लिस्ट आपको बता रहा हूँ। स्टार खिलाड़ी जो कि अब्रॉड में है उसमें डेविड वीज़ा है, डेविड विली हैं, डेविड मिलर हैं, रसल का नाम है, नरेन का नाम है, डेविड वार्नर का इसमें नाम है, राशिद खान का भी नाम है, इसका ट्रेंट बोल्ट का इसमें नाम है। ये कुछ स्टार खिलाड़ी हैं, और भी नाम हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मार्कस स्टोनियस, कैमरन ग्रीन, सैम करन, एडम जंपा, लिविन लिविंगस्टन, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, ये और खिलाड़ी हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के इनमें से कई लोगों ने ब्लड टेस्ट दिया है, मोस्ट ऑफ ने यूरिन टेस्ट दिया है। सो ये सारे जो ये कंडक्ट किए गए हैं विदेशी खिलाड़ियों के जो दो टेस्ट किए गए हैं, ये आईपीएल के दौरान किए गए हैं। तो ठीक है, इट्स ओके, फाइन, ये क्लॉज में होगा ही, कहीं ना कहीं लिखा होगा और होना भी चाहिए, है ना, ज़रूरी भी है। तो ठीक है, इट्स ओके, फाइन। तो ये आप लोगों के लिए मैंने लिस्ट पूरी बता दी है। कुछ आप लोगों को जानना है कि और दूसरे खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स से हैं वो आप जा कर के आर्टिकल या वेबसाइट जो है उसको खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम क्रिकेट की बात करते हैं। जाने से पहले हम लोग किसी न किसी एक इंडियन क्रिकेटर को पिक करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि क्या ये वर्ल्ड कप के लिए फिट हो सकते हैं या वर्ल्ड कप में इनकी एंट्री हो सकती है। इसमें एक्सपर्ट एडवाइस शामिल हैं। लास्ट टाइम हमने शार्दुल ठाकुर की बात की थी, काफ़ी डिटेल में बात की थी। आज बात करते हैं तिलक वर्मा की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन पर जो है वो दांव खेलने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे के कारण को अश्विन बताते हैं। प्रसाद जो हमारे लास्ट वर्ल्ड कप में जो मैनेजर चेयरमैन थे, मतलब जो चयन करता थे, वो कहते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं। अश्विन ने जहां तिलक वर्मा को बताया है कि वो एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन की जगह भर सकते हैं, क्योंकि टॉप 7 में केवल एक लेफ्ट हैंडर है, वो है जड्डू भाई, तो इसलिए इनको लाया जा सकता है। दूसरा उन्होंने फैक्टर ये बताया कि बहुत कम जो है वो फिंगर्स बॉलर हैं बाकी टीमों के पास, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास एस्टन अगर, इंग्लैंड के पास रशीद खान और आदिल रशीद और मोइन अली। तो ये इन्होंने एक सजेशन दिया है। वहीं अगर हम ये देखें कि क्या रिप्लेसमेंट है, तो देखिए अगर श्रेयस अय्यर नहीं आते हैं, फिट नहीं होते हैं, तो फिर जो है इनको लेना हमें एक हो सकता है हम इनको लें। अब सवाल कीपर पर भी कर लेते हैं। कीपर पर बात है, संजू सैमसन है, ईशान किशन है, केएल राहुल हैं। तो देखिए जहां तक सवाल है सूर्य कुमार यादव का, तो उन्होंने इम्प्रेस किया है और हो सकता है तिलक वर्मा के ऊपर इनको भी तवज्जो दी जा सकती है, या इनको उसमें जोड़ा ही ना जाए तिलक वर्मा सूर्य कुमार यादव को। लेकिन संजू सैमसन ने कुछ चीज़ें वेस्ट की हैं, अपॉर्चुनिटी वेस्ट की है, और अगर केएल राहुल फिट होते हैं तो इनका जाना तय है। और सेकंड जो बैकअप कीपर के तौर पर, ओपनर के तौर पर ईशान किशन को लिया जा सकता है। तो संजू सैमसन के एक बार फिर गाज गिर सकती है। वहीं अगर ए लिस्ट मैचेस की बात करें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तिलक वर्मा की बात करें तो 25 मैचेस वो खेल चुके हैं, 55 से ऊपर का उनका एवरेज है, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 5 सेंचुरी है और 5 हाफ सेंचुरी है। प्रसाद जो कि लास्ट वर्ल्ड कप में जो टीम के चयन करता थे, उन्होंने भी इस बात को बैकअप किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप देखें तो उनका कन्वर्सन रेट जो है 50%, यानी कि 50% तो वो 50 को 100 में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो और ये बात बिल्कुल उनके आंकड़े भी ये बयां कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमें एक देखना पड़ेगा कि क्या हम एक लेफ्ट हैंडर को लेके आएंगे या हम केवल, तो फिर 2 हो जाएंगे लेफ्ट हैंडर, एक जड्डू हो जाएंगे, एक तिलक वर्मा हो जाएंगे। और टॉप 7 की बात कर रहा हूँ मैं, एक परमानेंट बैट्समैन की बात कर रहा हूँ मैं। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बाकी टीमों के पास क्या है। थोड़ा आप रिसर्च करिए, डिग करिए, ऑस्ट्रेलिया के पास कितने लेफ्ट हैंडर हैं, इंग्लैंड के पास, न्यूजीलैंड के पास, पाकिस्तान के पास। ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन देखते हैं तिलक वर्मा को वर्ल्ड कप के लिए लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है।
थोड़ी और क्लोजली बात करते हैं संजू सैमसन की ही। अगर उनके देखा जाए तो तीसरे ओडीआई में जाकर 50 पड़ी थी, एंड इसके अलावा उन्होंने जो अभी तो 3 T20 हो चुके हैं, चौथा भी अभी लास्ट हुआ, उस पर बात अगली बार आकर करेंगे। तो 3 में से तीसरे वाले में तो उनको बैटिंग मिली नहीं, पहले 2 में वो 15 को क्रॉस नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम संजू सैमसन के साथ चल रही है, जो सूर्य कुमार यादव के साथ भी एक समय को वनडे में चल रही थी, तो वो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बात दानिश कनेरिया, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसका जिक्र किया कि हाँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एडमायर हूँ संजू सैमसन का, बट मैं क्रिटिक्स भी करूँगा। और ये सही बात है, जिसको आप पसंद करते हो उसका आप क्रिटिक्स कर सकते हैं, मैं क्रिकेट अच्छे वे में क्रिटिक्स होना चाहिए ताकि उस क्रिटिक्स का जो है वो फ़ायदा भी उठा सकें। तो दानिश कनेरिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस बात को शेयर किया है, कितनी बात पहुँचती है संजू सैमसन तक, संजू सैमसन आगे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें अब भविष्य में हैं। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा हल्ला काटा गया था जब T20 वर्ल्ड कप में उनको नहीं ले जाया गया था, कहा संजू सैमसन के साथ धोखा होता है। तो देखिए ठीक है, धोखा होता है और हुआ भी है, लेकिन आपको अगर धोखा हुआ है तो फिर आपको अपने बल्ले से उस धोखे को शांत करना पड़ेगा और रन बनाने पड़ेंगे, रन बटोरने पड़ेंगे, तब आप कह सकते हैं कि यस मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे लीजिए, जैसे पृथ्वी शॉ ने किया है। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में अच्छा किया, उनको मौका मिला है, तो इट्स ओके। मगर कुछ ऐसे भी खिलाड़ी है अनफॉर्चुनेटली जिनको मौका नहीं मिल पाता है, वो मतलब वही अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, या यूँ कहूँ नाम लेंगे तो फिर बहुत लंबी लिस्ट उसमें हो जाएगी। सो ये एक सवाल है कि क्या होता है अब भविष्य में। तो हम भी अब भविष्य में मिलेंगे, यानी कि नेक्स्ट संडे मिलेंगे। ये था आज का एपिसोड, आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी हमने क्रिकेट की बात की, बहुत सारी छूट गई, क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर खबर को पकड़ पाना और उसको आप तक पहुंचा पाना मुश्किल है। तो थोड़ी आपको भी पकड़नी पड़ेंगी चीज़ें, मुझ तक पहुंचानी पड़ेंगी, रेडियो उड़ान तक पहुंचानी पड़ेंगी। शो आपको अच्छा लगा हो तो आप कैसे रेडियो उड़ान तक पहुंच सकते हैं? इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे मीडियम्स हैं रेडियो उड़ान के लिए, आप आ सकते हैं। रेडियो उड़ान का ज्वाइन बटन भी है यूट्यूब पर, सब्सक्राइब पर 11K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ पर भी आप हमें सुन सकते हैं। इसके अलावा ट्यून इन पर सुन सकते हैं। एलेक्सा ऐप पर आप बोलिए कि प्ले रेडियो उड़ान, और ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर खोज सकते हैं @AANOKHAANKIT, यानी कि अनोखा अंकित, अनोखा में एक AA आगे है। इसके अलावा ट्विटर पर आप मुझे खोज सकते हैं, rediodan@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? क्लब हाउस पर भी है रेडियो उड़ान, वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। तो फिर बाकी अब एड्रेस चाहिए चिट्ठी पत्री भेजने के लिए, वो अलग बात है, वो हम कर सकते हैं। फिलहाल RJ हंट के जो हैं एपिसोड्स चल रहे हैं और उड़ान आइडल्स के भी चल रहे हैं। बाकी आपको DJ टैनी आपको रात में 10 बजे एंटरटेन करते हैं, और इस बार तो इंडिपेंडेंस स्पेशल है, क्योंकि बस 2 दिन बाद, यानी कि कल मंडे है, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे है मंगलवार को। तो आपको मंगल शुभकामनाएं। मंगलवार के दिन 15 अगस्त की एडवांस में हमारा देश तरक्की करे, और हम इस बार जो यही दुआ करते हैं कि वर्ल्ड कप एक बार फिर इंडिया में आया है 12 साल के बाद, तो हम जो है उसमें भी जीत हासिल करें। इसी नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात करूंगा क्रिकेट की और खबरों के साथ। अच्छे से छुट्टी एंजॉय करिए, क्योंकि छुट्टी लोगों ने ली होगी, सैटरडे संडे मंडे की ले ली होगी, ट्यूसडे छुट्टी होगी, तब आप वेडनेसडे को जाएंगे, तो आराम से जाइएगा, है ना। वैसे जाते जाते आपको एक फैक्ट बताता जाऊं, वो ये फैक्ट ये है कि जो सबसे लीस्ट प्रोडक्टिविटी का दिन लोग मंडे मानते हैं, मंडे नहीं होता बल्कि फ्राइडे होता है। तो आप वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर आप थोड़ा आलस आ जाता है, वीकेंड आ जाता है, तो जाकर के इंडिपेंडेंस डे झंडा अपने घर पर लगाएं, छत पर लगाएं, अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने प्रोफाइल पिक्चर पर फिल्टर में लगाएं, जैसे भी लगाएं, लेकिन सिर्फ तिरंगा लगा लेना नहीं है। देश के लिए कुछ आपको करना भी चाहिए, वो जिस भी चीज़ से आप कर सकें, है ना। जैसे कि मैं आपको देश के लिए नहीं, आपके लिए फ़िलहाल तो शो लाता हूँ। अपने दोस्तों और आस पड़ोस वालों को जो है आप बोल सकते हैं गेट खटखटा के कि रेडियो उड़ान पर एक शो आता है क्रिकेट को लेकर। अगर आपके क्रिकेट को इंटरेस्टेड है तो आप इसको सुन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, अलविदा।